एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट डीएसए सीरीज, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2D एरेज कॉल्ड स्पाइरल मैट्रिक्स। नाउ दिस इज अ वेरी क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ 2D एरेज जो कई बार इंटरव्यूज के अंदर आ जाता है, तो इसे आज हम डिटेल के अंदर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हमें डीएसए का कोई और कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो हमें इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने सवाल के साथ। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 54 अवेलेबल ऑन लीड कोड। हमारे पास इस तरीके से एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका साइज है m क्रॉस n के इक्वल। जैसे यहाँ पर हमारे m की वैल्यू है 4 एंड हमारे n की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर रोज भी 4 के इक्वल है एंड कॉलम्स भी 4 के इक्वल है। हमें इस गिवन मैट्रिक्स को स्पाइरल वे में ट्रैवल करना है और इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टोर करना है। स्पाइरल वे में ट्रैवल करने का मतलब है कि सबसे पहले हम अपनी टॉप बाउंड्री को कवर करेंगे लेफ्ट से लेकर राइट तक, तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4। फिर हम टॉप से लेकर बॉटम तक अपनी राइट बाउंड्री को कवर करेंगे, तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 8 12 एंड 16। मतलब जैसे जैसे हम एक एक सेल पर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्पाइरली हम इनके आउटपुट को स्टोर करते जा रहे हैं। उसके बाद हम अपनी बॉटम बाउंड्री को कवर करेंगे जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 15 14 एंड 13। एंड फिर हम अपनी लेफ्ट बाउंड्री को कवर करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 9 एंड 5। तो जब भी हम स्पाइरल फॉर्म में अपनी मैट्रिक्स को ट्रैवल कर रहे हैं हमें किसी भी सेल को रिपीट नहीं करना है। अब लेट्स सपोज ये हमने अपनी आउटर बाउंड्री कवर कर ली, अब हम अंदर वाली इनर बाउंड्री को कवर करेंगे। तो दोबारा से हम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि सबसे पहले टॉप बाउंड्री को लिखना है, फिर हमें राइट बाउंड्री को कवर करना है, फिर हमें बॉटम बाउंड्री को कवर करना है एंड फिर हमें लेफ्ट बाउंड्री को कवर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉप आ जाएगा विच विल बी 6 एंड 7, फिर हमारे पास राइट आ जाएगा विच विल बी 11, फिर बॉटम आ जाएगा विच विल बी 10 एंड फिर जब हम टॉप पर जाएंगे तो यहाँ हमें 6 क्योंकि ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो उसे रिपीट नहीं करना। तो एक तरीके से ये हमारा आउटपुट है जो हमारे पास प्रोड्यूस होकर आना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर 2D एरे और मैट्रिक्स। तो अपने गिवन 2D एरे को हमें इन्हीं फॉर्मेट्स के अंदर स्पाइरल वे में कवर करना है जब तक हमारी पूरी की पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, जब तक हम अपनी मैट्रिक्स के हर एक सेल पर ट्रैवल नहीं कर लेते। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमें मैट्रिक्स की बाउंड्रीज को कवर करना है, तो बाउंड्रीज के लिए पहले हमें टॉप बाउंड्री पे जाना पड़ेगा, फिर राइट पर जाना पड़ेगा, फिर बॉटम पर जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट पर जाना पड़ेगा। अब जब भी हम बाउंड्रीज की बात करते हैं हमें हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी बाउंड्री कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे फर्स्ट लेयर ऑफ बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो उसमें ये हमारी टॉप बाउंड्री होगी जिसमें हम 0th कॉलम से लेकर n-1th कॉलम तक जा रहे हैं और जिसमें हमारी रोज नंबर 0 है। अगर हम राइट बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर हम 0 से लेकर m-1 तक हमारी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है जिसमें हमारा कॉलम नंबर फिक्स्ड है विच इज n-1। अगर हम बॉटम बाउंड्री की बात करें तो ये n-1 से 0 तक जा रही है और इसमें हमारी रो फिक्स्ड है विच इज m-1। एंड अगर हम लेफ्ट बाउंड्री की बात करें तो ये m-1 से लेकर 0 तक जाएगी जिसमें हमारा कॉलम फिक्स्ड है विच इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम किसी ना किसी बाउंड्री की बात कर रहे हैं उसमें या तो एक रो फिक्स्ड होती है या फिर हमारा एक कॉलम फिक्स्ड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए टॉप बाउंड्री के अंदर हमारी रो नंबर फिक्स्ड है, बॉटम बाउंड्री के अंदर भी हमारी रो नंबर फिक्स्ड है। कॉलम वाइज लेफ्ट एंड राइट बाउंड्रीज की बात करें तो इनके अंदर हमारा कॉलम नंबर फिक्स्ड हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम 4 वेरिएबल्स ले सकते हैं टू ट्रैक दिस इन्फॉर्मेशन। जब भी हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं हमारे पास रो एंड कॉलम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इसी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ 4 वेरिएबल्स जिससे हम डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स को ट्रैक करेंगे। हम अभी सिर्फ अपनी आउटर बाउंड्री की बात कर रहे हैं, हम अभी पैटर्न की लॉजिक की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अगर हमें एक एक बार अगर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट को प्रिंट करना होता तो हम किस तरीके से प्रिंट करते, उनके लिए हम वेरिएबल ले सकते थे। एक हमारा स्टार्टिंग रो वेरिएबल हो जाता, एक हमारा एंडिंग रो वेरिएबल हो जाता। सिमिलरली एक हमारा वेरिएबल हो सकता था स्टार्टिंग कॉलम एंड एक हो सकता था एंडिंग कॉलम। हमें पता है हमारी बाउंड्रीज की टर्म्स में हमारी स्टार्टिंग रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जहां पे हमारी टॉप बाउंड्री स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग रो भी 0 हो जाएगी, स्टार्टिंग कॉलम भी 0 हो जाएगा। एंडिंग रो यानी जहां पर बॉटम वाली बाउंड्री है that is equal to m-1 and ending column is equal to n-1। तो ये 4 वैल्यूज हैं जिनके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी एक सेट ऑफ सारी बाउंड्रीज को ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ट्रैवल करेंगे अपनी टॉप बाउंड्री को। टॉप बाउंड्री के लिए क्या हम कह सकते हैं कि हम एक फॉर लूप चला सकते हैं जो j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, या इसी को अगर हमें जनरलाइज करना हो तो क्या हम कह सकते हैं ये 0 क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग कॉलम है। मतलब जिस भी स्टार्टिंग कॉलम से जिस भी एंडिंग कॉलम तक हमें जाना है वहां तक हमारा लूप चलेगा टॉप बाउंड्री के लिए। तो j इज इक्वल टू 0 की जगह हम अपने स्टार्टिंग कॉलम से लेकर अपने एंडिंग कॉलम तक जा सकते हैं एंड हर बार हम एक्सेस कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स ऑफ स्टार्टिंग रो कॉमा j को।
आई होप ये टॉप बाउंड्री का लॉजिक हमें समझ में आया, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी कोड इसी के सिमिलर लॉजिक पे वर्क करने वाला है। यानी अगर मेरे पास अपनी स्टार्टिंग कॉलम एंडिंग कॉलम की वैल्यू है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा टॉप बाउंड्री का जो लूप चलेगा वो स्टार्टिंग कॉलम से लेके एंडिंग कॉलम तक चलेगा, जिसमें हमारी स्टार्टिंग रो फिक्स्ड रहेगी। तो स्टार्टिंग रो फिक्स्ड है एंड जे की वैल्यू को हम स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम तक लेकर जाएंगे। ये एक बार हमने अपनी टॉप बाउंड्री को प्रिंट करवाया। सिमिलर पैटर्न से अगर हम अपनी राइट बाउंड्री को प्रिंट करवाना चाहें तो लेट अस राइट हियर। राइट बाउंड्री के लिए हमें पता है ये वाली सेल तो ऑलरेडी टॉप बाउंड्री के अंदर कवर हो चुकी होगी, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें अपनी इस रो से लेकर अपनी लास्ट रो तक जाना है। एंड व्हाट इज दिस रो? दिस इज स्टार्टिंग रो +1। तो स्टार्टिंग रो +1 से लेकर हम एंडिंग रो तक जाएंगे और हर बार हमारा एंडिंग कॉलम इस राइट बाउंड्री के लिए फिक्स रहेगा। तो हम एक लूप चला सकते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम i इज इक्वल टू स्टार्टिंग रो +1 टू एंडिंग रो, एंड हर बार हम एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं या आंसर के अंदर स्टोर कर सकते हैं अपनी रो कॉमा एंडिंग कॉलम को। तो इस तरीके से हमारी राइट बाउंड्री प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर बॉटम बाउंड्री की बात करें तो बॉटम बाउंड्री में ये वाला सेल तो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, तो हमें बेसिकली यहां से लेकर यहां तक जाना है। व्हाट इज दिस प्लेस? दिस इज एंडिंग कॉलम -1 एंड दिस इज द स्टार्टिंग कॉलम, और हर बार हमारा एंडिंग रो फिक्स यहां पर रहता है। तो अगर हमें अपनी बॉटम बाउंड्री के लिए वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो हमारा लूप चलेगा j इज इक्वल टू दिस इज एंडिंग कॉलम -1। तो यहां पर हमारा एंडिंग कॉलम -1 से लेकर हम अपने स्टार्टिंग कॉलम तक लूप चलाएंगे एंड हर बार एक्सेस करेंगे मैट्रिक्स ऑफ, क्योंकि ये हमारी लास्ट रो है तो एंडिंग रो एंड j वैल्यू। तो इस तरीके से हम वन सेट ऑफ अपनी बॉटम बाउंड्री को प्रिंट करवा सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमें अपनी लेफ्ट बाउंड्री को प्रिंट करवाना है तो लेफ्ट बाउंड्री में ये वैल्यू तो है नहीं, ये वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों को ऑलरेडी हम एक टॉप एंड बॉटम बाउंड्रीज के अंदर प्रिंट करवा चुके हैं। तो बेसिकली हमें यहां से लेकर यहां तक जाना है। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज एंडिंग रो -1 एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज स्टार्टिंग रो +1। तो लेट अस मिनिमाइज दिस। तो अपनी लेफ्ट बाउंड्री को प्रिंट करवाने के लिए बेसिकली हमारा जो लूप चलेगा वो चलेगा i इज इक्वल टू हमारी एंडिंग रो -1 से लेकर हमारी स्टार्टिंग रो +1 तक, एंड हर बार इस मैट्रिक्स के अंदर हमारी रो तो चेंज होगी पर हमारा कौन सा कॉलम सेम रहेगा? हमारा स्टार्टिंग कॉलम सेम रहेगा। तो स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इस तरीके से हम एक सेट ऑफ टॉप, एक सेट ऑफ राइट, एक सेट ऑफ बॉटम एंड एक सेट ऑफ लेफ्ट बाउंड्री को प्रिंट करवा देंगे। तो उनके लिए हमने वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। अब लेट्स सपोज हम अपनी बाउंड्रीज को शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने एक सेट ऑफ बाउंड्रीज तो प्रिंट करवा दी, पर नेक्स्ट टाइम के लिए हम चाहते हैं कि ये हमारी टॉप बाउंड्री बने, ये हमारी राइट बाउंड्री बने, ये हमारी बॉटम बाउंड्री बने एंड ये हमारी लेफ्ट बाउंड्री बने। तो नेक्स्ट बार के लिए हमें एग्जैक्टली क्या चेंज करना पड़ेगा? नेक्स्ट बार के लिए बेसिकली हमारी ये जो स्टार्टिंग रो थी जो इस टॉप बाउंड्री को प्रिंट करवा रही थी, इस बार स्टार्टिंग रो कहां को प्रिंट करवाएगी? इस बार स्टार्टिंग रो इस टॉप बाउंड्री को प्रिंट करवाएगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें सिंपली अपने स्टार्टिंग रो को क्या करना है? ++ करना है ताकि हम नेक्स्ट बाउंड्री की तरफ शिफ्ट हो सके। तो हमें एक तो अपने स्टार्टिंग रो को ++ करना है, उसके साथ में कैन वी ऑल्सो से कि हम बॉटम बाउंड्री यानी एंडिंग रो को तो ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं, हमें बॉटम बाउंड्री को एक लेवल ऊपर लाने के लिए अपनी एंडिंग रो को माइनस करना पड़ेगा। तो सिमिलरली वी डू एंडिंग रो -। अब कॉलम्स की अगर बात करें तो कॉलम में राइट बाउंड्री प्रिंट हो चुकी है, तो अब लास्ट कॉलम एंडिंग कॉलम को तो ट्रवर्स नहीं करना, हमें एंडिंग कॉलम को माइनस करना पड़ेगा ताकि राइट बाउंड्री यहां पर आ जाए। एंड फर्स्ट टाइम में लेफ्ट बाउंड्री अगर यहां पर थी तो नेक्स्ट बारी के लिए लेफ्ट बाउंड्री यहां पर आ जाए, तो उसके लिए स्टार्टिंग कॉलम को भी हमें ++ करना पड़ेगा। तो बेसिकली जैसे स्टार्टिंग रो ++ हुआ वैसे ही स्टार्टिंग कॉलम भी ++ होगा, एंड जैसे एंडिंग रो -- हुआ वैसे एंडिंग कॉलम भी हम माइनस कर रहे होंगे। एंड ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम अपनी नेक्स्ट टाइम के लिए बाउंड्री को कुछ यहां पर लेकर आ जाएंगे। एंड क्योंकि चारों बाउंड्रीज को जो प्रिंट करवाने का कोड है उसमें हमने कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखी, मतलब उसमें ऐसा नहीं है स्टार्टिंग रो के अंदर हमने 0 रखा है या कहीं पर m-1 रखा है, n-1 रखा है। ये जो कोड है ये पूरा जेनेरिक कोड है जो सिर्फ इन 4 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका मतलब है कि एक सेट ऑफ बाउंड्रीज अगर हम इन चारों लूप की हेल्प से प्रिंट करवा रहे हैं तो जब हम नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी बाउंड्रीज को चेंज करेंगे तो हमें एज सच अपने कोड के अंदर कोई चेंज नहीं करना, इसी सेम कोड की हेल्प से हमारी ये चारों की चारों नेक्स्ट बाउंड्रीज भी प्रिंट होने वाली है। तो ये 4 लूप्स हैं जिन्हें हमें बार बार परफॉर्म करना है ताकि अपने 2D एरे को हम स्पाइरल फॉर्मेट के अंदर कवर कर सके। अब ये जो क्वेश्चन है इसे हम 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप था लॉजिकली अपनी बाउंड्रीज को समझना
कि किस तरीके से हम किसी भी स्पाइरल मैट्रिक्स के लिए अगर हमने डिसाइड कर लिया कि वन सेट ऑफ बाउंड्रीज हमें प्रिंट करवानी है तो किस तरीके से हम उन सेट ऑफ बाउंड्रीज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए ओवरऑल लॉजिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सेकेंड स्टेप हमारे लिए डिसाइड करना होगा कि हमारे वाइल लूप के अंदर हम क्या कंडीशन लिखने वाले हैं। हमें पता है ये जो टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट बाउंड्री है, इनको प्रिंट करने का कोड है और ये कोड बार बार रिपीट होना चाहिए। पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम पूरी मैट्रिक्स को कवर कर लेंगे तो उसके लिए हमारी वाइल लूप की क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम सेकंड स्टेप के अंदर डिसाइड करेंगे। एंड थर्ड स्टेप होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसके अंदर हम एक स्पेशल कॉर्नर केस को डिस्कस करेंगे फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम को कवर किया है जिसके अंदर हम अपनी बाउंड्रीज को प्रिंट करना सीख रहे हैं। तो एक बार इतने सूडो कोड के लिए अपना कोड लिखते हैं। कोड के अंदर वी हैव ऑलरेडी ओपन दिस क्वेश्चन नंबर 54। तो यहां पर अपने 4 वेरिएबल्स हम ले लेते हैं। वन विल बी स्टार्टिंग रो, जिसे शुरुआत करेंगे 0 के साथ। इससे पहले हम अपने m एंड n की वैल्यूज ले लेते हैं। m इज द टोटल नंबर ऑफ रोज, तो इसे मैट्रिक्स डॉट साइज ले लेते हैं एंड लेट अस चेंज इट टू मैट्रिक्स। एंड एक इंटीजर n ले लेते हैं जिसे हम अपने कॉलम्स का साइज ले लेंगे। स्टार्टिंग रो 0 हो जाएगी, स्टार्टिंग कॉलम भी शुरुआत होगा 0 के साथ, एंडिंग रो हो जाएगी हमारे पास m-1 के इक्वल एंड एंडिंग कॉलम विल बी इक्वल टू n-1। हमें एक लूप चलाना है, एक वाइल लूप, जब तक। अब वाइल लूप के अंदर क्या कंडीशन है उसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, पर वाइल लूप के अंदर बेसिकली बार बार हमें अपनी चारों बाउंड्रीज को प्रिंट करवाना है। सबसे पहले टॉप, देन राइट, देन बॉटम एंड फिर हमारी लेफ्ट बाउंड्री। टॉप बाउंड्री को प्रिंट करने के लिए हमें पता है हमारा जो लूप है वो स्टार्टिंग कॉलम से लेकर j लेस देन इक्वल टू माई एंडिंग कॉलम, j को कर देंगे प्लस। हर बार इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू रिटर्न द स्पाइरल ऑर्डर, मतलब जो भी हमारा ऑर्डर आएगा उसे प्रिंट करवाने की जगह हम उसे एक वेक्टर की फॉर्म में रिटर्न करने वाले हैं। तो उसके लिए एक वेक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं कॉल्ड आंसर, जिसे हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे होंगे एज सच किसी वैल्यू के साथ। तो सिंपली अपने आंसर के अंदर हम पुश बैक कर सकते हैं अपनी वैल्यू विच इज मैट्रिक्स ऑफ स्टार्टिंग रो कॉमा j। तो इस तरीके से हमारा टॉप बाउंड्री का लूप आ गया। फिर हमारा राइट बाउंड्री का लूप आएगा। राइट बाउंड्री के लूप के अंदर हम i की वैल्यू को शुरू करेंगे स्टार्टिंग रो +1 से, जब तक i इज लेस देन इक्वल टू एंडिंग रो। ये सारी कंडीशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा हमारा एंडिंग कॉलम सेम रहेगा। फिर हमारी बॉटम बाउंड्री के लिए हम एंडिंग कॉलम -1 से स्टार्ट कर रहे होंगे जब तक हमारा j इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्टार्टिंग कॉलम। j को हम हर बार कर देंगे माइनस, यहाँ पर हमारी एंडिंग रो आ जाएगी एंड वील हैव आवर j। इसी के साथ में हमारी लेफ्ट बाउंड्री के लिए हम स्टार्ट करेंगे i इक्वल्स हमारी एंडिंग रो -1 से लेकर जब तक i इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्टार्टिंग रो +1। हर बार हम i को कर देंगे माइनस, क्योंकि हमें इन दोनों, ये स्टार्टिंग रो एंड ये एंडिंग रो, दोनों की वैल्यूज को हमें कवर नहीं करना है, क्योंकि टॉप बाउंड्री में कवर हो गई है, बॉटम में कवर हो गई है। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम यहां पर खत्म कर रहे हैं। तो हर बार हम प्रिंट करवाने वाले हैं i अलॉन्ग विद आवर स्टार्टिंग कॉलम। तो इस तरीके से चारों बाउंड्रीज को हमने प्रिंट करवा दिया है एंड चारों को प्रिंट करवाने के बाद स्टार्टिंग रो को कर देंगे प्लस, एंडिंग रो को हम कर देंगे माइनस, स्टार्टिंग कॉलम को कर देंगे प्लस एंड एंडिंग कॉलम को कर देंगे माइनस। सो दिस इज व्हाट द एंटायर कोड लुक्स लाइक। एंड जैसे जैसे हमारे पास आंसर के अंदर वैल्यूज पुश बैक होकर आ जाएंगी, कोड के एंड में हम रिटर्न कर देंगे अपनी आंसर की वैल्यू को। अब हमारे लिए मेजर जो काम है वो फिगर आउट करना है कि ठीक है हमें इन बाउंड्रीज को ट्रेवर्स करना है इस ऑर्डर में, पर कब तक ट्रेवर्स करेंगे, व्हाट विल बी द वाइल कंडीशन। वाइल कंडीशन के लिए एक बार लॉजिकली सोचते हैं कि हमारे कोड के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम स्टार्टिंग रो की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, एंडिंग रो यहां पर है। हर बार लूप जैसे जैसे खत्म होता है हमारी स्टार्टिंग रो को हम प्लस करते हैं, प्लस करके नेक्स्ट टाइम हमारी स्टार्टिंग रो यहाँ आ जाएगी, एंडिंग रो को माइनस करेंगे, वो यहाँ आ जाएगी। एंड सिमिलर वे में दोबारा से हम अपनी नेक्स्ट बाउंड्रीज को प्रिंट करवा देंगे। अब नेक्स्ट बारी में जब हमारी स्टार्टिंग रो यहाँ पर आ जाएगी एंड हमारी एंडिंग रो स्टार्टिंग रो से जैसे ही बड़ी हो गई, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे एलिमेंट्स ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब स्टार्टिंग रो ने ऑलरेडी इन रोज को प्रिंट करवा दिया, एंडिंग रो ने ऑलरेडी इन रोज को प्रिंट करवा दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब स्टार्टिंग रो यहाँ पर आ जाएगी तो इस 9 को तो ऑलरेडी एंडिंग रो प्रिंट करा चुकी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमारी स्टार्टिंग रो की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है हमारी एंडिंग रो से, उस केस में हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रिंट होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हमें डुप्लीकेट बाउंड्री को प्रिंट नहीं करवाना। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे कोड के अंदर हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि हमारी स्टार्टिंग रो कभी भी एंडिंग रो से बड़ी ना हो।
सिमिलर केस हमारी स्टार्टिंग कॉलम के लिए होगा कि कभी भी हमारा स्टार्टिंग कॉलम एंडिंग कॉलम से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगेन हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी। कैसे आएंगी? हम अपने स्टार्टिंग कॉलम को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने एंडिंग कॉलम को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेफ्ट बाउंड्री के लिए स्टार्टिंग कॉलम यहां आएगा, राइट बाउंड्री के लिए एंडिंग कॉलम यहां आएगा। तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है, ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। नेक्स्ट बार जब हम स्टार्टिंग कॉलम को बढ़ाएंगे तो वैल्यू यहां पर आएगी, एंडिंग कॉलम की वैल्यू यहां पर आएगी। अब हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कभी भी स्टार्टिंग कॉलम एंडिंग कॉलम से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैल्यूज डुप्लीकेट में प्रिंट होगी। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम अपने कोड के अंदर अगर रो का एग्जाम्पल लें, या तो कंडीशन लिख सकते हैं कि हमारा लूप तब तक चले जब तक हमारी स्टार्टिंग रो लेस देन एंडिंग रो हो, या फिर लिख सकते हैं जब तक हमारी स्टार्टिंग रो लेस देन इक्वल टू एंडिंग रो। ये दोनों कंडीशंस हैं जो इसको प्रिवेंट करती हैं। तो अब जो नेक्स्ट बड़ा सवाल है वो ये है कि दोनों में से कौन सी कंडीशन को लॉजिकली हमें लिखना चाहिए। अब हम इस तरीके की मैट्रिक्स का अगर एग्जांपल लें जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं m की वैल्यू एक इवन नंबर है, उस केस में दोनों में से कोई भी कंडीशन लिखी हो हमारा कोड परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है एक ऑड रोज वाली या ऑड कॉलम्स वाली मैट्रिक्स के अंदर। जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स का एग्जांपल लें जिसके अंदर वी हैव ऑड नंबर ऑफ रोज एंड ऑड नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट्स सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 वैल्यूज हैं। हमने अपने स्टार्टिंग रो की वैल्यू स्टार्ट की है यहां से, एंड दिस इज माय एंडिंग रो। अगर हम सिर्फ ये कंडीशन रखते हैं तो हमारी टॉप बाउंड्री एंड बॉटम बाउंड्री ये वैल्यूज तो प्रिंट हो जाएंगी, पर नेक्स्ट आइटरेशन में जब हमारा स्टार्टिंग रो यहां आएगा एंड एंडिंग रो यहां आएगा, तो इन दैट केस अगर हमारा स्टार्टिंग रो एंड एंडिंग रो सेम है तो उस केस में तो कोड वर्क ही नहीं करेगा। अगर कोड वर्क नहीं किया इस कंडीशन के अंदर तो हमारी जो मिडिल वाले एलिमेंट्स हैं ये कभी प्रिंट ही नहीं होंगे बाउंड्री के अंदर, जो वायलेट कर देगा स्पाइरल ऑर्डर को। एंड दैट इज वाई जब भी हम अपनी वाइल कंडीशन लिखेंगे हम इक्वल टू को जरूर लिखेंगे, क्योंकि इवन साइज के लिए इक्वल टू मैटर नहीं करता, लेकिन ऑड साइज की जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं, जैसे यहां पर हमारे m की वैल्यू है 3 यानी ऑड वैल्यू के इक्वल, तो जितनी भी ऑड मैट्रिसेस होती हैं उनके लिए इक्वल टू की कंडीशन जरूरी है, बिकॉज बिना इक्वल टू के जो मिडिल वाले एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो कभी प्रिंट ही नहीं हो पाएंगे। ये तो हमने रो का एग्जांपल दिखा, सेम चीज अप्लाई होती है हमारे कॉलम के ऊपर। जब भी हम कॉलम को लिखेंगे हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू एंडिंग कॉलम, क्योंकि यहां पर भी देखें अगर दिस इज माय स्टार्टिंग कॉलम, दिस इज माय एंडिंग कॉलम, अगर हमने इसे बढ़ाकर यहां पर ले आए, इसे बढ़ाकर यहां पर ले आए, तो दोनों सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे होंगे, एंड इन कॉमन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए हमें इक्वल टू की कंडीशन लिखनी पड़ेगी। दैट इज वाई हमारे वाइल लूप के अंदर हम लिखना चाहते हैं स्टार्टिंग रो इज लेस देन इक्वल टू एंडिंग रो एंड हमारा स्टार्टिंग कॉलम इज लेस देन इक्वल टू आर एंडिंग कॉलम। अब यहां पर हमने लॉजिकल एंड के साथ कंडीशंस को ये लिखा जो है, इसके पीछे का मेजर रीजन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है विच इज 3 क्रॉस 5 मैट्रिक्स, 3m है, 5 हमारा n है, तो हमारे पास इस तरीके से 3 रोज एंड 5 कॉलम्स है। अब जब हम फर्स्ट टाइम लूप को रन करेंगे तो हमारी ये बाउंड्रीज प्रिंट हो जाएंगी, जब हम सेकंड टाइम लूप को रन करेंगे तो हमारी ये बाउंड्री प्रिंट हो जाएगी। तो सिर्फ 2 बार लूप्स को रन करने से हमारी सारी की सारी बाउंड्रीज प्रिंट होने वाली हैं। अब ये जो 2 बार लूप को रन करने वाली कंडीशन है ये हमेशा छोटी वैल्यू, यानी यहां पर अगर हमारे रो की वैल्यू छोटी है तो 3 इज गोइंग टू कंट्रोल दिस कंडीशन। तो जो भी छोटी वैल्यू है, मतलब अगर स्टार्टिंग रो पहले एंडिंग रो के इक्वल हो गई या तो हमें तब लूप से एग्जिट करना है, या फिर स्टार्टिंग कॉलम अगर एंडिंग कॉलम से पहले इक्वल हो गया तब हमें लूप से एग्जिट करना है। ऐसा नहीं है दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है वो कंट्रोल करेगी, कंट्रोलिंग फैक्टर हमेशा दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो कंट्रोल करेगा। क्योंकि अगर रो की टर्म्स में हमने तीनों को कवर कर लिया 2 बार आइटरेट करके, तो कॉलम्स की टर्म्स में हम डेफिनेटली कवर कर ही लेंगे। तो इसीलिए वी यूज्ड अ लॉजिकल एंड हियर। अब थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम का, विच इज बेसिकली अ कॉर्नर केस। और ये कॉर्नर केस हमारा जनरली आएगा हमारी ऑड साइज्ड मैट्रिक्स के केसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऑड साइज मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया। अगर यहाँ पर हम स्टार्टिंग रो एंड एंडिंग रो की बात करें तो दिस इज माय स्टार्टिंग रो एंड दिस इज माय एंडिंग रो। हम एक बार जब स्टार्टिंग रो एंड एंडिंग रो के लिए आइटरेट करेंगे तो ये हमारी टॉप बाउंड्री कवर हो जाएगी, ये हमारी बॉटम बाउंड्री कवर हो जाएगी। नेक्स्ट टर्न के लिए क्या होगा, ऑड साइज के अंदर स्टार्टिंग रो एंड एंडिंग रो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और जब भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे हमें ध्यान से देखना है बोथ ऑफ देम आर पॉइंटिंग टू द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी यहां पर अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 है, ठीक है। स्टार्टिंग रो एंडिंग रो यहां पर आ गया। शुरुआत में स्टार्टिंग कॉलम यहां पर था, एंडिंग कॉलम यहां पर था, पर स्टार्टिंग कॉलम अपडेट होकर यहां आ गया, एंडिंग कॉलम अपडेट होकर यहां आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं हमारी टॉप बाउंड्री कहां से कहां तक होती है? हमारी टॉप बाउंड्री स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम तक होती है और स्टार्टिंग रो वाली रो पर होती है। तो दिस इज 7 8 9 क्या है, हमारी टॉप बाउंड्री है।
अगर हम बॉटम बाउंड्री की बात करें तो हमारी बॉटम बाउंड्री एंडिंग रो पर होती है, तो बॉटम बाउंड्री इज ऑल्सो द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर नोटिस करने वाली चीज ये है कि जब भी हमारी स्टार्टिंग रो की वैल्यू हमारी एंडिंग रो की वैल्यू के इक्वल होती है, उस केस में हमारी टॉप बाउंड्री इज इक्वल टू माय बॉटम बाउंड्री। यानी एक बार अगर टॉप बाउंड्री ने एलिमेंट्स प्रिंट करा दिए तो बॉटम बाउंड्री उन्हीं सेम एलिमेंट्स को 2 बार प्रिंट करवाने वाली है, जिसकी वजह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट होंगे। इनफैक्ट अभी अगर हम इस प्रॉब्लम को रन करें तो वी आर गोइंग टू गेट अ रॉन्ग सॉल्यूशन इन वन ऑफ द टेस्ट केसेस, एंड इस टेस्ट केस के अंदर हमारे पास क्योंकि 3 रोज है, ऑड रोज वाला केस आ गया, तो यहां पर हमारे जो 6 है ये एलिमेंट रिपीट कर रहा है इवन दो 6 एक बाउंड्री के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने टॉप बाउंड्री को ऑलरेडी प्रिंट करवा दिया है और हम बॉटम बाउंड्री पर आ गए, तो यहां पर हम पहले ही एक चेक लगा देते हैं कि अगर हमारी स्टार्टिंग रो हमारी एंडिंग रो के इक्वल हो गई है तो उस केस में हमें बॉटम बाउंड्री को दोबारा प्रिंट नहीं करवाना है, एंड दैट इज व्हाई वी वांट टू ब्रेक आउट ऑफ दिस बॉटम बाउंड्री लूप। सेम चीज हम कॉलम के लिए करते हैं, इनकेस कॉलम नंबर ऑड है तो, कि अगर राइट बाउंड्री में कोई एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है तो लेफ्ट के अंदर उसका रेपिटेशन रोकने के लिए हम चेक करते हैं इफ द स्टार्टिंग कॉलम इज इक्वल टू माय एंडिंग कॉलम, तो उस केस में वी वांट टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप ताकि हमारी राइट बाउंड्री हमारी लेफ्ट बाउंड्री से ओवरलैप ना करे और हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना आए। तो ये एक स्पेशल कॉर्नर केस है जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉर ऑड साइज मैट्रिसेस। इसे भी एक बार अब रन करते हैं, एंड अब हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो अपने कोड को अगर हम एक बार सम अप करें तो बेसिकली हमने 4 वेरिएबल्स के साथ शुरू किया जो हमारी बाउंड्रीज को ट्रैक करने का काम करते हैं, स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम। उसके बाद हमने एक वेक्टर लिया है आंसर, जिसके अंदर हम अपने पूरे सीक्वेंस को स्टोर कराने वाले हैं। हम अपनी टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट बाउंड्री को रिपीटेडली बार बार प्रिंट करवा रहे हैं। चारों को प्रिंट करवाने के बाद वी आर अपडेटिंग ऑल आर 4 वेरिएबल्स ताकि हम नेक्स्ट बाउंड्री की तरफ बढ़ सके। हमारी कंडीशंस तब तक चलेगी जब तक हमारा स्टार्टिंग रो लेस देन इक्वल टू एंडिंग रो है, एंड जब तक हमारा स्टार्टिंग कॉलम लेस देन इक्वल टू एंडिंग कॉलम है। क्योंकि ऑड रो वाले केसेस के अंदर टॉप बाउंड्री बॉटम के साथ इंटरसेक्ट करती है एंड राइट बाउंड्री लेफ्ट के साथ इंटरसेक्ट करती है, तो इसीलिए बॉटम एंड लेफ्ट के लिए हमने एक स्पेशल केस ले लिया है जब जब हमारी स्टार्टिंग रो की वैल्यू एंडिंग रो के इक्वल है एंड जब जब हमारी स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू एंडिंग कॉलम के इक्वल है। उस केस में हम अपनी सिर्फ एक ही बाउंड्री को प्रिंट करवाएंगे, दोनों को प्रिंट करवा के डुप्लीकेट एलिमेंट्स को लेकर नहीं आएंगे, एंड लास्ट में वी आर सिंपली रिटर्निंग आवर आंसर। इस कोड को एक बार सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो इट इज इक्वल टू m इंटू n। क्यों? क्योंकि हर एक सिंगल सेल पर हम एक ही बार जा रहे हैं। जब हम बाउंड्रीज को ट्रवर्स करते हुए चल रहे हैं अपनी मैट्रिक्स के अंदर, तो लॉजिकली हम इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में, स्पाइरल फॉर्मेट में मैट्रिक्स को ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक सेल के अंदर हम एटमोस्ट एक ही बार जा रहे हैं, जिसकी वजह से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच इज इक्वल टू रोज इंटू कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम अपने स्पाइरल ऑर्डर या स्पाइरल मैट्रिक्स वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जा सकता है। अभी हमने जो सबमिट किया है उसके अंदर अपने आंसर को हम इस वेक्टर आंसर के अंदर स्टोर करके रिटर्न कर रहे हैं। एक और डिफरेंट वेरिएशन ये हो सकती है जिसमें वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। तो डिफरेंट वेरिएशंस में हमारे पास सवाल आ सकता है। तो आई होप कि आज के हमारे जो क्वेश्चन का लॉजिक है, ये लॉजिक हमें अच्छे से समझ में आया होगा। एज ए बिगिनर अगर हम फर्स्ट टाइम 2D एरेज को या मैट्रिसेस को पढ़ रहे हैं तो इस तरीके का जो सवाल है उसको अकेले खुद से सॉल्व करवाना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा सोच रहा हो कि मैम इस क्वेश्चन के अंदर तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, इन्हें हम खुद से कैसे सोचेंगे, तो वो ऐसी चीज है जो हमें प्रैक्टिस के साथ आ रही होगी। बिल्कुल भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि हम 2D एरेज का टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और फर्स्ट टाइम ये वाला जो सवाल है इसका लॉजिक हमें हिट कर जाएगा या इसका सॉल्यूशन हम खुद से अकेले लिख पाएंगे। डेफिनेटली इफ यू आर अ बिगिनर यू आर गोइंग टू रिक्वायर सम हेल्प। इस तरीके के हम काफी सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, तब जाकर हमारा लॉजिक बिल्ड होना स्टार्ट होगा। तो आई होप इस सवाल को सॉल्व करते हुए वी हैव लर्नड समथिंग न्यू। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक जो कॉर्नर केस होता है, एक एक जो कंडीशन होती है, इनफैक्ट इतनी छोटी से छोटी चीज की 2 कंडीशंस के बीच में हम लॉजिकल एंड को क्यों यूज कर रहे हैं और को यूज क्यों नहीं किया, किसी और कंडीशन को क्यों नहीं यूज किया, उन सारी चीजों को भी मैंने लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश की है ताकि लॉजिकली हमें बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हम चीजों को याद रख रहे हैं। हर चीज के पीछे एक लॉजिकल रीजन होता है, क्यों हमारी लेस देन की कंडीशन आती है, क्यों हमारी लेस देन इक्वल टू की कंडीशन आती है, और इन्हीं चीजों को जब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तब जाकर लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा लॉजिक और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है। तो इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन आल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आज के लेक्चर से हमें कौन सी नई चीज प्रोग्रामिंग के अंदर, DSA के अंदर है जो सीखने को